नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज खोजी न्यूज़ की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल बच्ची सैनी जी। बच्ची सैनी जी के बारे में जानेंगे, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में उनसे जानेंगे और सामाजिक जीवन के बारे में उनसे जानेंगे कि वे कब से राजनीति में आए हैं और कब लगातार कार्य कर रहे हैं, किसी अन्य दल में रहे हैं या नहीं रहे हैं, वो उनसे जानेंगे। बच्ची सैनी जी, आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधु में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने का प्रयास किया। अच्छा, सियासत की शुरुआत आपकी कब से हुई है? मैं श्यामलाल बच्ची सैनी, जन्म तिथि 2/7/72। मैं समाजवादी पार्टी का पहले से ही और प्रथम बार समाजवादी पार्टी का ही वर्कर बनकर काम करा। इसके अलावा मैं अन्य दल में नहीं रहा। सन 1997 में जब पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी जी बन के आए थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, मैं तब से ही 1997 से समाजवादी पार्टी का वर्कर हूं। समाजवादी पार्टी में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? मैं अपना आदर्श माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को मानता हूं। उन्हीं की नीतियों से, उन्हीं पर विश्वास कर उनके कार्यशैली से, व्यवहार से मैं जुड़ा था और मैं आज भी समाजवादी पार्टी का ही एक वर्कर हूं और समाजवादी पार्टी के कई बड़े ओहदों पर मैं रहा। ये मेरी पहचान अगर है तो वो समाजवादी पार्टी से है। आप समाजवादी पार्टी में रहकर काफ़ी लंबे से समय से कार्य कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसा संस्मरण राजनीतिक जीवन का, आपने किसी व्यक्ति की मदद की हो, उसको न्याय दिलाने का काम किया हो? समाजवादी पार्टी प्रत्येक वर्कर अन्य लोगों के साथ भी न्याय करती है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उनका इतना व्यवहार कुशल है कि लोग बाग जब उनसे बात करते हैं तो उनके प्रति एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलने के कारण, एक व्यवहार अच्छा होने के कारण वे लोग उनसे जुड़ते हैं और तारीफ भी करते हैं। हमारा ऐसा मानना है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब की, मजदूर की, मजलूम की, किसान की, हर व्यक्ति की मदद करी। वो जिस तरह की मदद चाहता था, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनकी मदद करते हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या विशेष है जो किसी अन्य पार्टी में नहीं गया और अब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो आप? समाजवादी पार्टी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी तरह के फूल खिलते हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, अगड़ों की, दलितों की, अति पिछड़ों की, व्यापारियों की, सभी समाज के प्रति जो उनकी नीतियां हैं, तो समाजवादी पार्टी के प्रति सभी लोग और सभी समाज के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हम उम्मीद आशा करते हैं कि समाजवादी पार्टी का जिस तरह से लोगों में रुझान है उनकी नीतियों पर, उनके विकास पर, और सभी समाज के लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पसंद करते हैं, तो हमें लगता है कि वास्तविकता ही अगर उनके प्रति उन्होंने दिलों में जगह बनाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, तो 2022 में भी सरकार बनेगी। ये रिजल्ट कुछ ही महीनों के बाद आने वाला है। ये सबके सामने साबित हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में एक युवा, जोशीले, एनर्जी वाले और लाखों करोड़ों युवाओं की धड़कन जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनको सभी पसंद करते हैं। चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, मजलूम हो, ऐसा कोई समाज नहीं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी की नीतियों को पसंद न करता हो। सभी उनकी नीतियों से खुश हैं और आने वाला भविष्य भी 2022 में समाजवादी पार्टी का ही होगा। समाजवादी पार्टी में अब तक आपने किन किन पदों को विभूषित किया है? मैं सन 1997 में समाजवादी पार्टी का एक वर्कर, एक सदस्य हूँ। मैं सन 2007 में विशेष आमंत्रित रहा, 8 में प्रदेश सचिव रहा, फिर 11-12 में मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा, फिर उसके बाद मैं कई लोकसभा और विधानसभा का भी प्रभारी रहा। मैं कैराना लोकसभा में भी एक अहम भूमिका निभाई, बिजनौर में भी मैंने जिला बिजनौर की, नेटौर विधानसभा में भी अहम भूमिका निभाई, आंवला पर भी मैं लोकसभा प्रभारी बन के गया था, शंबल में भी प्रभारी बन के गया, सहारनपुर में संजय गर्ग जी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव, मैं उसमें भी सह प्रभारी के रूप में गया था। मैं अनेकों पदों पर रहा। सन
2007 में भी मुझे बुढ़ाना विधानसभा से टिकट हुआ था। फिर उसके बाद मेरा टिकट काट कर प्रमोद त्यागी जी को दे दिया गया था। फिर 2012 में मुझे फिर खतौली विधानसभा से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी बनाया गया और मैं मात्र 6000 वोटों से करतार बढ़ाना से हार गया था। फिर 2017 में भी मुझे फिर प्रत्याशी बनाया गया था। चुनाव से मात्र 1 महीने पहले मेरा टिकट 2017 में काट दिया गया था और मैं समाजवादी पार्टी में 2 बार जिला अध्यक्ष भी रहा। मैंने बहुत संघर्ष किया और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने काफ़ी काम किया, चाहे घेरा डालो कार्यक्रम रहा हो, आंदोलन जेल भरो आंदोलन रहा हो, चाहे महिलाओं का महिला दिवस रहा हो, ऐसे अनेकों कार्यक्रम थे जिनमें मेरा बहुत अच्छा कार्यक्रम और सहयोग रहा। आगामी विधानसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे? मैं समाजवादी पार्टी का एक वर्कर हूँ। ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर निर्भर है कि वे किसको टिकट देते हैं, वो किसको लड़ाना चाहते हैं। मैं तो एक समाजवादी पार्टी का वर्कर, एक सिपाही बनकर, एक कार्यकर्ता बनकर मैं समाजवादी पार्टी का काम करता हूँ। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विवेक है, वो किस पर मेहरबान होए और किसको जातीय समीकरण समझकर वो टिकट दे, वही लड़ेगा जिसको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी टिकट देंगे। अगर आपकी पार्टी के सुप्रीमो द्वारा आपको टिकट दिया जाता है तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की लड़ाई, गरीब की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है। किसानों के लिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जब एक बार पूरे हिंदुस्तान के अनेकों राज्यों में बेमौसम ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि होने के बाद किसानों का नुकसान हुआ था और उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा था जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी थे। किसानों के नुकसान और भरपाई के लिए उन्होंने किसानों को कुछ ना कुछ फसलों का नुकसान के लिए उन्होंने जिसकी जैसी फसल थी और जितने बीघे की फसल थी उन्होंने उनका मुआवजा दिया था। एक ऐसा भी दौर था जब उत्तर प्रदेश में चीनी मात्र 22 और 23 रुपये किलो और 2200-2300 रुपये क्विंटल बिकी थी और गन्ने का रेट जो पूर्व की सरकार थी उतना ही गन्ने का रेट था। उससे पूर्व की विपक्ष की सरकार में जब 44-43 और 44 रुपये किलो क्विंटल थी और 42-43-44 रुपये किलो थी तो गन्ने का रेट जब भी इतना ही था। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री थे जब चीनी का रेट 22 और 23 रुपये था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने उत्तर प्रदेश कोष से किसानों को 29.5 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसानों को पैसे देने का काम किया था। ये हिंदुस्तान का एक पहला ऐसा सूबा था जिन्होंने उत्तर प्रदेश के राजस्व से किसानों की भरपाई करी थी ताकि किसानों को नुकसान ना हो और किसान खुशहाल रहे। ये सोच है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछड़ी जाति से हैं, किसान परिवार से हैं, तो इसलिए जिस कौम का कोई रहबर नहीं होता उस कौम का कभी भला नहीं होता। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछड़ी जाति से हैं, किसान परिवार से हैं, तो उन्होंने किसानों के हित के लिए हमेशा बहुत योजनाएं चलाई। मैंने आपसे सवाल किया है कि आपकी अपने क्षेत्र में अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहला मुद्दा विकास का होगा। देखिए, हर नेता यही कहता है, जिससे भी सवाल किया जाता है वो यही कहता है कि विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। आखिर में विकास के मुद्दों में क्या क्या आएगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने अनेकों विकास किए, बेरोजगारी भत्ता दिया, महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी, युवाओं को जो बेरोजगार थे और जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, ऐसी किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की, किसान बीमा दिया। ऐसी जो गरीब लोगों से और धरती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया और लोग आज अगर उन्हें याद करते हैं तो उनकी नीतियों पर विश्वास कर उन्हें याद करते हैं और आगे भविष्य में उम्मीद करते हैं कि वे सुविधाएं फिर उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों को अब फिलहाल वर्तमान की सरकार, विपक्ष की सरकार ने वांछित कर रखा है। कोरोना काल में लोगों को संकट का सामना करना पड़ा था, तो इस दौरान आपने लोगों की किस तरह से मदद की है? जब हिंदुस्तान कोरोना काल से गरीब और मजदूर ग्रस्त था
तराई तराई चारों तरफ थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कहा था कि कोई भी गरीब आदमी ऐसा है जो मजदूर हो, गरीब हो और जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो, जो भी मदद हो सकती है आप जिस स्तर पर हो, जिस तरह आपकी आर्थिक स्थिति हो, उस स्तर से उनकी मदद करो। मैंने भी अनेकों कई हज़ार आदमियों को कच्चा राशन देने का काम किया था, चाहे वो आटा हो, चावल हो, नमक हो, मिर्च हो, हल्दी हो, कच्चा दूध हो, सूखा दूध हो, रूह अफ़ज़ा हो, नहाने की साबुन हो, कपड़े धोने का सर्फ हो, आलू, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, मैंने सभी चीज़ गरीब लोगों में वितरित की थी, जिसका लाभ उन गरीब लोगों को हुआ था जो वास्तविकता ही आर्थिक स्थिति से, बेरोजगारी से आर्थिक कमज़ोर थे। कृषि बिलों को आप किस तरह से लेते हैं? कृषि जो वर्तमान के बिल हैंगे, जो किसानों का आज आंदोलन है, किसान किसी एक विशेष समाज से नहीं है, किसान प्रत्येक समाज के लोग में है, वो हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिलों को पारित किया है, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, जो किसान हैं उन लोगों को उनके कानून पसंद नहीं आ रहे हैं। जो लोग, जो काम हमें पसंद नहीं है तो उसको करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एक देश का प्रधानमंत्री किसी काम को कर रहा और जनता को पसंद नहीं आता, वो काम नहीं होता। और कोई प्रधानमंत्री अगर काम नहीं कर रहा, जनता को पसंद आता है, तो वो काम होता है। अब वर्तमान के जो ये कानून बनाए गए हुए हैं, इनसे आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में तराई तराई मची हुई है। इन बिलों को लेके कोई भी किसी चाहे जाति का हो तो वो खुश नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री से भी हम उम्मीद आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इन पर गौर करें। जब जनता को ये बिल पसंद नहीं आ रहे, कोई ज़रूरी नहीं कि लागू करे जाए। वे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं, तो वे चाहते हैं कि मैं जनता को खुशहाल रखूं, तो जनता की खुशहाली इसी में ही है कि जो कानून उन्होंने बनाए उनको रद्द किया जाए और जनता की आवाज़ को सुना जाए। अन्नदाता काफ़ी समय से आंदोलन कर रहा है, 100 दिन से भी उनको ज़्यादा हो गए हैं, तो इस पर अभी सरकार द्वारा भी कोई फैसला नहीं लिया गया है, ना कृषि बिलों में भी संशोधन किया गया है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज 100 दिन से भी अधिक किसान आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ है। यहाँ पर जिन किसानों ने, जो किसान शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो हम उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। जिन्होंने आने वाले भविष्य के लिए, किसानों के लिए अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, वे वास्तविकता ही एक सराहनीय है कि जिन्होंने अपना अनमोल समय और ऐसी ठंड में जो किसानों के लिए बलिदान दिया। और वर्तमान की सरकार ने जो उन किसानों की बात नहीं मान रहे, आने वाला भविष्य किसान इसका जवाब देगा वोटों के बल पर। अगर गवर्नमेंट द्वारा कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जाता तो किसान आंदोलन को किस तरह से समर्थन करेंगे आप? ये किसान आंदोलन एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आंदोलन है। जब 26 जनवरी का मामला था और हिंदुस्तान के कोने कोने से किसान दिल्ली में प्रवेश करे थे, वो भविष्य में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। और जब कभी आंदोलन होता है तो एक क्रांति आती है। क्रांति के लिए और आंदोलन के लिए लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर चंद लोगों का नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता है, वही आज आपके सामने है। प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब कभी बात आंदोलन की होगी तो इतिहास के पन्ने गवाह रहेंगे। जिला मुजफ्फरनगर के जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राकेश टिकैत ने जिला मुजफ्फरनगर के एक गांव सिसोली से और जो किसान परिवार से हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसानों का जो नेतृत्व किया, हम उस पर गर्व करते हैं। और समाजवादी पार्टी के वर्कर भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ले रहे हैं। और समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को जाके क्षेत्र में जाएगी, जनता के बीच में रखेगी कि वर्तमान सरकार ने गरीब को हमेशा लाइन में लगाने का काम किया है। चाहे वो आधार कार्ड का काम हो, चाहे राशन का काम हो, चाहे वोट का काम हो, चाहे जीएसटी का काम हो, चाहे जनधन का, हमेशा गरीब लोगों को लाइन में लगाने का काम किया। नोटबंदी भी हुई थी जिसमें सैकड़ों लोग उन्हें अपना बलिदान दिया था और वे मर गए थे नोटबंदी से, जबकि हमें कोई देश को फ़ायदा नहीं हुआ, उससे नुकसान ही हुआ।
सरकार ने जो वादे किए थे, क्या सरकार उस पर खरा उतर पाई है? सरकार ने अनेकों वादे किए थे। सरकार ने कहा था कि हम बेरोजगार को 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल मंदा करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे, नारी को सम्मान देंगे। भाजपा एक नारा लगा के आई थी, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में। आज वर्तमान की सरकार में रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही हैं। इन्होंने ना ही वो काला धन आया, न ही वह सूची प्रस्तुत करी, न ही कोई जेल गया, न गंगा की सफाई हुई, न बीफ का कारोबार बंद हुआ। जो भी इन्होंने वादे करे ये अपनी कसौटी पे कहीं भी खरे नहीं उतरे। अगर इनमें से कोई भी कार्य हुआ हो और लोगों को ऐसा लगता हो कि जो वर्तमान की सरकार ने कहा था और वो अपनी कसौटी पे खरा उतरा हो, तो मुझे एक बात का जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, सरकार ने कामयाबी हासिल की है अपराध को ख़त्म करने में। अभी मैंने आपको बताया वर्तमान की स्थिति में क्या है। चाहे अभी 8 दिन पहले एक 4-5 साल की बच्ची को जो है लापता हो जाती है और उसका अगले दिन जो शौचालय के गटर से उसका शव मिलता है। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे अलीगढ़ का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि महिलाओं पर कितने अत्याचार, कितने शोषण, कितने बलात्कार और कितनी हत्याएं हुई। मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि अपराध आज की तारीख में पूर्व की सरकार से 7% अपराध बढ़ा है। भाजपा सरकार में 100 से ज़्यादा बदमाश ढेर हो चुके हैं, हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार हो रहे हैं, लगातार अपराधियों को जेल में गिरा जा रहा है। कुछ अपराधी गले में अपने तख्ती टांगकर अपराध से तौबा करते नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यदि वे बदमाश हैं और उनके साथ ऐसा हुआ है तो इसमें होना भी चाहिए, अपराध मुक्त होना चाहिए। लेकिन अपराधियों के साथ साथ जो अपराधी नहीं है उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनको भी गोली से मार दिया गया है, कभी पैर में गोली मार दिए हैं, कभी कहीं पे मार दें। अगर वो अपराधी है तो हम उसके पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन जो लोग निर्दोष हैं और उन्हें गलत भावनाओं से व्यक्तिगत रंजिश रखते हुए ऐसा करा जा रहा, तो हम उसके विरोध करते हैं। आपने कहा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इस बेरोजगारी को अगर कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में 2022 में आ रही है तो जिस तरह पहले बेरोजगार भत्ता भी दिया था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाखों वैकेंसियां देकर एक इतिहास रचा था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो वो रोजगार के रास्ते खोलेंगे और जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें अवश्य नौकरी मिलेगी। ये मैं बड़े गर्व और घमंड से और बड़े नाज से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों पर विश्वास कर मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि वो वास्तविकता ही उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी समाप्त करेंगे और ग्रोथ की तरफ इस प्रदेश को लेकर जाएंगे। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? आपने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? जब कभी इससे पूर्व की सरकार अन्य दलों की केंद्र में थी, वर्तमान की सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की हैगी। कभी जब सिलेंडर गैस का 315 रुपये का होता था तो स्मृति ईरानी जी अपने सिर पर, अपने कंधों पर रखकर सिलेंडर का महंगाई का विरोध करती थी। जब कभी 60 और 64 रुपये प्रति लीटर तेल होता था, जब ये तेल की महंगाई और पेट्रोल की महंगाई को बताते थे, रसोई की महंगाई बताते थे, दाल की महंगाई बताते थे, आज वर्तमान में कहाँ कच्चे तेल की कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय में बहुत ही कम है, जो आज हिंदुस्तान में तेल 36 रुपये लीटर तक मिल सकता है, लेकिन ये आज 90 रुपये और 97-98 रुपये के लगभग उत्तर प्रदेश में तेल बेच रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि ये कितनी महंगाई बढ़ी है कि घटी है। मुझसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं, आम जनता से पता करिएगा कि रसोई का जो बजट खराब हो गया है महंगाई के कारण, और किसानों पे तेल के रेट बढ़े, पेट्रोल के रेट बढ़े, कीटनाशक के तेल बढ़े, बिजली के बिल बढ़े, और किसानों के गन्ने पर कोई रेट नहीं बढ़ा, मुंजी पर कोई रेट नहीं बढ़ा, गेहूं पर कोई रेट नहीं बढ़ा, लेकिन कीटनाशक पर, दवाइयों पर, तेल पर, हर तरह से किसानों के खिलाफ जो थी हर चीज़ पर रेट बढ़े, लेकिन गरीब का कोई भी फायदा नहीं हुआ। जिस कौम का कोई रहबर होता है उसी कौम का भला होता है। जो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं वो किसान समाज से नहीं है, वे किसान का दर्द नहीं जानते। अगर समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट आती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कंट्रोल करने में समाजवादी पार्टी कामयाब हो पाएगी? समाजवादी पार्टी पहले में भी कामयाब थी और भविष्य में भी कामयाब रहेगी।
और आने वाला भविष्य भी समाजवादी का ही होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूँ पीछे, जिसके पीछे बंदी लगा उसका साम्राज्य कुछ समय के बाद समापन की ओर गया है। कभी राम राज और रावण राज हुआ करता था। जो रावण ने सीता को बंदी बनाया था और कंस ने देवकी को बंदी बनाया था, अपनी बहन को। कांग्रेस सरकार में नसबंदी हुई थी, चौधरी चरण सिंह राज में चकबंदी हुई थी और वर्तमान की सरकार में नोटबंदी हुई। जिस साम्राज्य में बाद में बंदी लगा उसका साम्राज्य कुछ समय के बाद पतन की ओर गया और वर्तमान की सरकार में भी बंदी लगा, नोटबंदी जिसको कहते हैं, जिससे देश को आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमज़ोर होना पड़ा और बेरोजगारी होनी पड़ी। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का भी साम्राज्य कुछ समय के बाद आपको पतन की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। इनका भी साम्राज्य समाप्त की ओर है और समाजवादी पार्टी का भविष्य उज्जवल है। ये थे हमारे साथ श्यामलाल बच्ची सैनी जी। हमने इनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में जाना। श्यामलाल बच्ची सैनी जी, आपका खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने समाजवादी पार्टी के पदों के बारे में जानकारी ली, किसानों के बारे में ली, विकास के नाम पे ली, बेरोजगारों पे ली, महंगाई पर ली। मैं खोजी न्यूज़ के सभी संचालन महोदय, इंटरव्यू महोदय और टीवी चैनल वालों को सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।